हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास फॉर द इंग्लिश बेसिक्स। तो ये वाली जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के पूरे बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो समझेंगे, उनको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे SBI PO है, SBI क्लर्क, IBPS PO, डिफेंस के CDS, UPSC, SSC के जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें इंग्लिश का कोई सा भी सेक्शन आता है, उससे रेलिवेंट हम लोग क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये प्लान पूरे 1 साल का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई 8-10 वीडियोस बना के इसको ख़त्म करने वाला हूँ। हम लोग पूरे ईयर 2025 में डेली अंडरस्टैंड करेंगे, डेली क्वेश्चंस करेंगे और डेली नए नए रूल समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन। तो इंग्लिश हमें क्यों पढ़नी है, इंग्लिश क्यों हमें प्रिपेयर करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो जितने भी मेजर एग्ज़ाम्स हैं, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS GD कांस्टेबल, PO IBPS हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया, CDS हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप में से इनमें से इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इन हर एग्ज़ाम्स में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 25%, 30%, 20, 30, 30%, 33%। तो बहुत मेजर एक वेटेज रहती है हर एग्ज़ाम में इंग्लिश की। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, उससे आपको कट ऑफ्स क्लियर कर। चलिए, तो जितने एग्ज़ाम्स हैं इनमें सब में आपको इंग्लिश पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक में 32-33% हर एग्ज़ाम में इंग्लिश की वेटेज है। तो सोचिए, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छा क्लियर कर सकते हैं, इंग्लिश में कम से कम ऑलमोस्ट 80% मार्क्स ले आए आप हर सेक्शन में, तो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा। और प्रॉब्लम है इसकी, बहुत सारे बच्चे जो आप में से हैं वो इंडिया के अलग अलग जगह से हैं, जहाँ पे इंग्लिश यूजुअली आप लोगों ने जनरली नहीं पढ़ी होगी स्कूल्स में और डेली अपने लाइफ में। तो बेसिक से शुरू करना इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश के रूल्स समझने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स जान के आपको यूजेज नहीं समझ आएगा उसका। तो मेरा फोकस मेनली ये रहेगा कि मैं रूल्स तो बता दूंगा, लेकिन जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो पाएंगे मैं उतने सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। और हर एग्जाम्पल अलग अलग सिचुएशन का होगा, अलग अलग टेंस का होगा, अलग अलग सब्जेक्ट और सिचुएशंस का होगा। तो जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो अपना टारगेट यही है। अब एक बार देख लेते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो मेनली ये 8 पार्ट्स में ही ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे होता है नाउन, एक है प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्बर, प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ये 8 पार्ट्स क्या है, इनको हम लोग हर क्लास में डिटेल में समझने वाले हैं आगे चल के। फर्स्ट पार्ट है नाउन। तो नाउन बेसिकली कोई भी जो चीज़ होती है, पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई भी चीज़ है, जैसे टीवी है, पेन है, कैमरा है, लाइट्स है, कोई भी आइटम जो भी होता है वो हमेशा कहलाता है नाउन। या कोई जगह होती है या कोई इंसान होता है वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड हम एक नाउन की जगह रिप्लेस करते हैं, जैसे ही, तो ही किसी लड़के के नाम की जगह हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमें हर जगह नाम लिखना है, नाम की जगह इंग्लिश में प्रोनाउन करा जाता है। जैसे वो कहीं जा रहा है, तो वो जो हिंदी में बोलते हैं वो प्रोनाउन हो गया, किसी के इंसान की जगह हमने यूज़ करा वो। या फिर उस जगह पे बहुत पार्क्स हैं, या फिर उस शहर में बहुत लेक्स हैं, उस शहर में बहुत सारी झील हैं। तो उस शहर में उस जो वर्ड होता है वो यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरह काम करता है हिंदी में। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज पार्ट ऑफ स्पीच जो एक वर्ब एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है एक एक्टिविटी हो गई, बट तेज़ दौड़ रहा है या बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो बहुत जो है वो एडवर्ब हो गया हिंदी में, क्योंकि वो तेज़ को भी और एक लेवल पे डिफाइन कर रहा है कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। या फिर अगर हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, तो अब इसमें ध्यान से पढ़ रहा है मतलब पढ़ने की एक्टिविटी होगी, लेकिन वो ध्यान से पढ़ रहा है। तो ध्यान हिंदी में यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि
वो एक्टिविटी को एक लेवल पे और आगे जाके डिफाइन कर रहा है कि वो ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो किसी एक्शन को जब आप एक लेवल और डिफाइन कर देते हो कि वो धीरे काम हो रहा है या वो बहुत तेज़ कर रहा है या वो ध्यान से कर रहा है, वहाँ पे हिंदी में जैसे वो एडवर्ब्स कहलाने लग जाते हैं। अब इंग्लिश में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब कोई नाउन को डिफाइन करता है, जैसे बहुत बड़ा घर या बहुत नई कार, एक नई कार, न्यू कार। तो न्यू जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया। जो नाउन को डिफाइन करता है यूजुअली वो एक एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि न्यू कार, ओल्ड हाउस, बिग ट्री, स्मॉल कैट, ठीक है। तो जब भी कोई आइटम को बता रहा होगा कि ये कैसा है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। जब कोई एक्टिविटी को बता रहा होता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो पार्ट्स को जॉइन करते हैं। मैं खेलने गया था और मैं वहाँ अपने दोस्त से मिला। तो ये और जो है वो दो सेंटेंस के पार्ट्स को जॉइन कर रहा है कि मैं खेलने गया था एक पार्ट हो गया, और मैं अपने दोस्त से मिला वहाँ, मैं अपने दोस्त से मिला दूसरा पार्ट हो गया। तो और जो है वो हिंदी में कंजंक्शन होता है। इंग्लिश में और को हम बनाते हैं एंड। तो आई बॉट अ बुक एंड अ पेन, ठीक है। तो एक बुक और एक पेन मैंने खरीदा, तो जो एंड है वहाँ पे कंजंक्शन जो बन जाता है। जब भी दो चीज़ों की बात करते हैं ना कि ये और ये, तो हिंदी में जैसे तो वो एक कंजंक्शन हो जाता है। एक एक कंजंक्शन इंग्लिश में होता है और, कि ये या फिर ये, ठीक है। यू ही बॉ यू कैन बाय अ रेड पेन और अ ब्लू पेन, ठीक है। तो ओ आर वाला और मतलब या तो आप रेड पेन खरीद लीजिए या फिर आप ब्लू पेन खरीद लीजिए, ठीक है। तो और वहाँ पे भी कंजंक्शन का काम करेगा। इंटरजेक्शन होते हैं जैसे इमोशनल वाले वर्ड्स, यानी अरे वाह, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि अरे वाह। तो जैसे एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे वाओ, ओह, अलास, है ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। ऐसे इनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे कि इंटरजेक्शन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में और उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। वर्ब क्या है, हमने देखा कि वर्ब मतलब एक एक्टिविटी या एक एक्शन, कि वो सो रहा है या वो पढ़ रहा है या वो दौड़ रहा है। कोई भी जो काम हो रहा है उसको हिंदी में जैसे वर्ब बन गया वो, तो ऐसी इंग्लिश में किसी भी एक्टिविटी को बोलेंगे वो वर्ब बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। कि ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ रनिंग, ही इज़ ड्राइविंग। तो किसी भी एक्शन का काम, एक्टिविटी का काम, वो वर्ब बन गया। ही इज़ स्टडीइंग फॉर द एग्ज़ाम, तो स्टडी मतलब एक्शन, एक्टिविटी, वो वर्ब बन जाता है। अब प्रेपोजिशन, विद, बाय, ऑन, ऑफ, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। प्रेपोजिशंस एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, जैसे हिंदी में भी बहुत जगह हमें एक छोटे छोटे बीच में वर्ड्स लगाने पड़ते हैं, वो प्रेपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, तो अब वो टेबल के ऊपर रखी है बुक, मतलब वो प्रेपोजिशन बन गया वहाँ पे ऑन, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत तरीके के प्रेपोजिशंस होते हैं, बहुत तरीके के यूजेज होते हैं प्रेपोजिशंस के, बहुत सारे रूल्स होते हैं कि प्रेपोजिशन आप कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये डेफिनेशन तो एक आप समझ सकते हैं, आप गूगल से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इन सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इंग्लिश में जितने भी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ हो सकते हैं, इस पूरे साल में हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्स टू मैक्स कवर कर पाएँ उस चीज़ को, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है जो हम एक इंट्रोडक्टरी सेशंस कर रहे हैं हम चीज़ों का, ठीक है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे। उसके बाद हम और डिटेल में जाने लग जाएंगे हर पार्ट ऑफ स्पीच पे। तो जो अगली 49 क्लासेस होने वाली हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलने वाली हैं, उनका प्लान क्या है कि आज तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, ग्रामर का एक बिल्कुल बेसिक, हमने सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ ली। अगली क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, हर पार्ट ऑफ स्पीच उठाएंगे, जैसे नाउन उठाएंगे, प्रोनाउन उठाएंगे, एडवर्ब उठाएंगे, वर्ब उठाएंगे,
और उनके भी सब पार्ट्स होते हैं। नाउन के अंदर भी 8-9 सब पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के नाउन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वर्ब्स होते हैं। तो बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे और हर क्लास को 1-1 घंटे की क्लास में हर सब पार्ट को समझेंगे विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो नाउन के अगर 8 सब पार्ट्स हैं तो उन 8 सब पार्ट्स की हम 1-1 घंटे की क्लास अलग अलग से करके उनको समझना ट्राई करेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स और सिचुएशंस हम लोग लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट होंगी। हम ऐसे रैंडम सेंटेंसेस नहीं ट्राई करेंगे। जितने भी सेंटेंसेस आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनसे रेलेवेंट ही सेंटेंसेस रहेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, वीकली मॉक टेस्ट करने हैं, और सारा ये जो कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं ये पीडीएफ फाइल्स में चाहिए आपको, वीकेंड्स पे हम लोग सब सेंड करते हैं। तो मेरा एक बेसिक्स का कोर्स है इंग्लिश का, जो कि एक इस पूरे साल चलने वाला है। उस कोर्स का कॉस्ट है सिर्फ 500, पूरे साल चलेगा और आपको ये सारा कंटेंट पीडीएफ में मिल जाएगा। मेरे से आप पर्सनली कनेक्ट करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे पूरे साल में, कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है, अगर आपको ये रजिस्टर करना है तो मैं एक नंबर बता दूंगा, उस पर आप एक मैसेज कर दीजिए और मैं या मेरी टीम रीच आउट करके आपको उसमें रजिस्टर कर देगी। ठीक है, तो नंबर है ये 8800833171। ठीक है, आपको इस पर मैसेज कर देना है। चलिए चलिए तो आगे एक बार सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार आज फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है अपना नाउन। नाउन हमने देखा किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम को कहा जाता है नाउन। अब नाउन के इतने सारे सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, सब टाइप्स में क्या क्या आता है? प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नाम, जैसे मेरा नाम हो गया अविरल। ठीक है, तो अविरल हो गया। किसी शहर का नाम, जहाँ पे भी किसी आइटम का नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में कि वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, वो डेफिनेशन है, बाय रूल वो प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे कि कैट, सिटी, कोई भी जनरल आइटम, लाइट, पेन, फैन, टेबल, चेयर। ठीक है, जिसके हमने नाम नहीं दिए बट कोई एक जनरल कॉमन नाउन है। ठीक है, वो कहलाएगा कॉमन नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन्स क्या कहलाते हैं? जो कि हम परसीवेबल मतलब हम ऐसे टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं फिजिकली। ठीक है, तो टेबल, फ्लावर, ठीक है, चेयर, पेन, कैमरा, फ़ोन, कोई भी चीज़। ठीक है, ये सारी परसीवेबल चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, सॉलिड चीज़ें हैं। ठीक है, ये कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? जो चीज़ आप फील, टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आइडियाज़ हो गए किसी चीज़ का, जैसे लव है, फ्रीडम है। ठीक है, पेन है, जनरली मतलब अगर आप पेन को देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक उनका थॉट रहता है, वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जैसे कार, बुक। काउंटेबल नाउन्स अगेन कोई सॉलिड चीज़ें होंगी, उनको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिनको आप एक्चुअली काउंट कर पाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सारी सॉलिड चीज़ें हों, क्योंकि बहुत सारी सॉलिड चीज़ें हैं, जैसे वाटर है, लेकिन आप उसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की तरफ से आएगा। इन सब के हम एग्जांपल्स अलग अलग क्लासेस में करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको हर एक पार्ट की 1-1 घंटे की क्लास आगे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है वाटर, इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे एग्जांपल्स अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। कि इंफॉर्मेशन आप ये नहीं बोल सकते कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। डेटा को आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास 1 GB डेटा है, 5 GB डेटा है। इंफॉर्मेशन एज अ होल काउंटेबल नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या कहलाते हैं? जो एक ग्रुप बन जाता है, जैसे टीम, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ऑफिस। ठीक है, जहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिला के एक यूनिट की तरह करते हैं एक्ट, वो कलेक्टिव नाउन कहलाने लगता है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बन जाता है, जैसे टूथ ब्रश। तो टूथ ब्रश अब एक वर्ड हो गया, लेकिन ये खुद दो वर्ड से अलग अलग दो नाउन से बना हुआ है। ठीक है, तो कंपाउंड का इंग्लिश में मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दो वर्ड्स को जोड़ के हमने एक वर्ड बनाया है, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। ऐसे लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम भी दो वर्ड से बना है, लिविंग और रूम से, तो ये भी कंपाउंड नाउन में आता है। चलिए ठीक है, नाउन्स के ये सब टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं
प्रोनाउंस की। तो प्रोनाउंस के सब टाइप्स होते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन जिसमें स्पेसिफिक लोगों की बात होती है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये लोगों को या चीज़ों की जगह हम जहाँ यूज़ कर सकते हैं किसी के इंसान या जगह को रेफर करने के लिए। एक प्रोनाउन होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जो कि पोजेशन बताता है कि ओनरशिप की, मेरा है ये या फिर तुम्हारा है ये, कि किसी का मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है ये नहीं। नेक्स्ट होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब ओनरशिप बताता है कि मेरी कार, मेरी डायरी, तुम्हारा फ़ोन, ठीक है। तो किसी का जो चीज़ हो है, पोजेशन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, ठीक है। इन सबको हम विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। अब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। जहाँ पे वो वापस एक सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। तो योर सेल्फ जैसे वर्ड है तो भी सेंटेंस में यूज जब होगा तो वो योर सेल्फ यू के साथ ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम इन सब के एग्जाम्पल्स लेके समझ लेंगे। आप खाली अब एक बार डेफिनेशंस देख लीजिए। इंटेंसिव प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट को और एम्फसाइज करता है कि आई माई सेल्फ, ठीक है। मतलब आई तो बोल दिया मैंने कि मैं, बट आई माई सेल्फ मतलब मैं खुद ही कुछ करने जा रहा था। तो जैसे हिंदी बोलते हैं ना, मैंने खुद ही ये काम कर दिया, तो आप बोल सकते हो हिंदी में कि मैंने ही ये काम कर दिया। लेकिन जब उसको और एम्फसाइज करते हो और इम्पोर्टेंस देने लगते हो कि मैंने कुछ चीज़ करी है, मैंने खुद ही वो चीज़ कर दी, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसे एम्फसाइज जब आप देते हो तो ये इंटेंसिव प्रोनाउंस में आने लगता है कि आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ठीक है। मतलब आपने खुद से कुछ काम कर दिया। नेक्स्ट एक आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब पॉइंट आउट करता है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस पेन, दिस स्क्रीन, दिस टीवी, दैट बुक, दैट चेयर, ठीक है। जब आप पॉइंट करते हो कि वो पेन, वो डायरी उठा के देना, तो आप एक चीज़ को पॉइंट करके बोल रहे हो, ठीक है। तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है इंग्लिश में। एक होता है इंटेरोगेटिव, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। कि हु मतलब किसने, हुम किसके, किस पे, किसके लिए, हुज मतलब किसका, विच मतलब क्या। हिंदी में बहुत सारे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत नॉर्मल है यूज़ करना कि ये किसका पेन है, वो कहाँ जा रहा है, ये तुम किससे बात कर रहे हो। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हिंदी के इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब अनस्पेसिफाइड पीपल, की किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है। जैसे सम पीपल, कि कुछ लोग, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कुछ लोग वहाँ बस का वेट कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग कि में स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं हो रही है कि वो आपके दोस्त हैं या कोई ऑफिस के लोग हैं। हमने बोला कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो सम, एनी, ऑल, नन, समवन, एवरीवन, ये सारे किसी लोग और चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लॉज को, हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब देखिए, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव काइंड ऑफ सिमिलर से है, लेकिन हमें इनके यूजेज से समझना पड़ेगा कि इनका क्या मतलब बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। प्रोनाउंस के बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमने देखा था जो ने नाउन की क्वालिटी बताता है कि ओल्ड पेन, न्यू कार, बिग ट्री, ठीक है, स्मॉल कैट, ये सब। अब होता है डिस्क्रिप्टिव, कि वो क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है कि रेड ड्रेस, बिग हाउस, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो ये क्वालिटी बता रहा है किसी भी चीज़ की। एक है क्वांटिटेटिव, वन, फ्यू, मैनी। जब आपको क्वांटिटी पता चलती है उस चीज़ की तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमने देखे थे प्रोनाउंस में भी, ठीक है। तो हमें डिफरेंसेस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएंगे। ऐसे ही इंटरोगेटिव होते हैं और पोजेसिव होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब्स पे। एडवर्ब्स में बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री और कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स को हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, हम एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो आप जनरली देख सकते हैं कि एडवर्ब्स की डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब बताते हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है, कि क्विकली, स्लोली, केयरफुली। या फिर एक टाइम के एडवर्ब की वो एक्शन कब हुआ था, यस्टरडे, टुडे, सून, ठीक है, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ये सब आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब वो कहाँ हो रहा था एक्शन, हेयर, देयर, एवरीवेयर, ठीक है। या फिर एक डिग्री भी होता है, इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, वेरी, वेरी फास्ट, या फिर ही वॉज क्वाइट स्लो, या फिर ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें एक डिग्री बताती हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी या कम थी, ठीक है। इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है। ऐसे ही कंजंक्टिव होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, हाउएवर, देयरफॉर, मोर ओवर, ये सारे भी एडवर्ब्स हैं और ये सेंटेंस के कनेक्ट करते हैं और एक मीनिंग उसको एक अलग से देते हैं नया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार हमारी सारी क्लासेस जो जो आपको मिल रही हैं और हमारे बेसिक्स कोर्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो डेली 10 बजे इंग्लिश बेसिक्स की क्लास अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। डेली 2 बजे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल रिव्यू की अपलोड हो जाएगी। डेली 6 बजे एरर डिटेक्शन की क्लास अपलोड हो जाएगी। ये 3 क्लासेस आप रोज़ देख सकते हैं और डेली मैं बना के अपलोड करते रहता हूँ। आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, वहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे उनको। जो बेसिक्स की सीरीज़ है, जो कि एक पेड सीरीज़ है, उसमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपने पढ़ तो लिया, समझ लिया, खुद से बहुत कुछ काम कर लिया। लेकिन अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, मेरे साथ डिस्कस करने हैं कि कोई सा रूल क्यों अप्लाई हो रहा है, कोई सा वर्ड वहाँ पे क्यों आ रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, आपको कॉन्सेप्ट ही समझ लेना है, तो डाउट्स क्लियर करना है। जितनी हमारी डेली क्लासेस हो रही है उन सब का आपको पीडीएफ में वीकली कंटेंट अगर चाहिए, वीक टू वीक हम लोग ये सारा कंटेंट पीडीएफ में बना के कंसोलिडेट करके भेजते हैं, जिससे आपके लिए रिवीजन इजी हो जाए, ठीक है, आपको बार बार वीडियोस ना खोलना पड़े। और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट करना है और डेली हम लोग 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस क्विज भेजते हैं अपने ग्रुप्स में। और ऑब्वियसली आपको ये सारी क्लासेस तो मिल ही जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी प्रैक्टिस अगर आपको कर लेनी है, जिसमें आपका मोर और लेस 99% इंग्लिश पूरा कवर हो जाएगा सारे एग्जाम्स के लिए, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द बेसिक्स कोर्स। उसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है और हमारी टीम में से मैं या मेरी टीम आपको हेल्प करेगी रजिस्टर करने में इस कोर्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होती है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन। तो जैसे रनिंग, थिंकिंग, ईटिंग, ये मैंने बताया था, कोई भी एक्टिविटी जो डिफाइन होती है वो वर्ब्स में आती है, जैसे फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। एक होता है लिंकिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट से रेफर करता है, इज, आर, वॉज, वर, सीम, बिकम, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है, इन सब के हम एग्जांपल्स लेंगे अलग अलग क्लासेस में चल के, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब, बी, हैव, डू। हेल्पिंग फॉर्म अदर वर्ब टेंसेस, ठीक है। तो कोई वर्ब का एक नया टेंस बनाने में ये सारे वर्ब्स के यूज़ लेते हैं, वो आगे चल के आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। एक होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या करता है? पॉसिबिलिटी बताता है, नेसेसिटी या परमिशन, जैसे कैन, कोड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, ठीक है। ये चीज़ें बोलते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है करनी, ठीक है। तो इनके अलग अलग यूजेस, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं वर्ब के टाइप्स, एक्शन, लिंकिंग, हेल्पिंग और मॉडल। बहुत सारी जगह आपको ये ऑलमोस्ट ये सारे वर्ब्स हर सेंटेंस में मिलने वाले हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग ये वर्ब्स को जब एग्जाम्पल में समझते हैं या एकदम से पहली बार पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यहाँ पे कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन में क्या आता है? सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड और फ्रेज। सिंपल में आते हैं इन, वन वर्ड के, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बाय, विद। कंपाउंड में क्या आता है? दो या ज़्यादा वर्ड्स के, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। फ्रेज में क्या है? और भी बड़े बड़े वर्ड्स, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। ये सारे होते हैं प्रेपोजिशंस। इन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं, हम लोग विद एग्जांपल्स आगे समझ लेंगे।
अब टेंसेस हमारे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है, नॉर्मल हैबिट, रूटीन, जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स बताने के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट को। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मतलब एक हैबिट की बात हो रही है कि मैं रोज़ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता हूँ। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कोई एक्शन जो अभी भी हो रहा है या कोई टेम्परेरीली कोई चीज़ हो रही है या फिर प्लान्ड है कोई आगे चीज़ होने की। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ, मतलब मैं अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, चल रहा है वो काम, है ना, प्रेजेंट में चल रहा है वो काम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कि यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, ठीक है। कोई काम जो थोड़ा पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चले जा रहा है, ठीक है, रुका नहीं है वो। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, द लिविंग कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कि मैं शहर में 5 साल रह चुका हूँ, अभी भी रह रहा हूँ, है ना। आई हैव विजिटेड पेरिस, मतलब ये तो एक एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के यूजेज को हम लोग और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते रहेंगे। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट दैट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन। जब एक ड्यूरेशन की बात स्पेसिफिक आ जाती है कि मैं ये काम इतने टाइम से करते जा रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़े जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स आ जाते हैं। अब कई बार आप लोग सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा सही यूजेज है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी। तो इनको विद एग्जांपल्स ही हम लोग क्लियर करते रहेंगे आगे चल के। अब आता है पास्ट टेंस, तो पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट मतलब कोई एक्टिविटी जो हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, एक ही टाइम पे हुई थी और ख़त्म हो गई थी। आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, मतलब मैं स्टोर गया था, ठीक है। अब गया था, उसके बाद मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी होगी, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं गया था, तो सिंपल पास्ट बस। पास्ट कंटिन्यूअस यूज्ड फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ पास्ट में थोड़ी टाइम हुई थी और ख़त्म हो गई थी उसी टाइम पे ही। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग, कि मैं एक काम चल रहा था कुछ टाइम के लिए और उसी टाइम के बीच में कुछ हो गया, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस काम हो रहा था कि मैं टीवी देख रहा था उस टाइम। ये बात नहीं हुई है कि वो टीवी देखना ख़त्म कब किया मैंने, अगर वो ख़त्म होने की बात आएगी तब परफेक्ट वाला टेंस उसमें यूज़ होने लग जाएगा। अगर कोई काम जस्ट हो रहा था तो कंटिन्यूअस पास्ट आ जाएगा। अब जैसे पास्ट परफेक्ट, एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, एक काम हो रहा था जो कि ख़त्म हुआ और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो गया, और ये सब कुछ पास्ट में ही चल रहा है। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई वेंट टू बेड, मतलब मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया था जिसके बिफोर आई वेंट टू बेड, मतलब उसके बाद मैं सोने चला गया, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई वेंट टू बेड, मतलब दोनों चीज़ें पास्ट की ही हैं। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया था बिफोर आई वेंट टू बेड, मतलब उसके बाद मैं सोने चला गया। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज होता है, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैड बीन इन प्रोग्रेस फॉर ड्यूरेशन बिफोर अनदर एक्शन। अब कोई एक्टिविटी जो एक ड्यूरेशन भी आ गया उसमें, ठीक है, कितने टाइम के लिए आपने अगर करा वो काम, बिफोर एक दूसरा काम शुरू हुआ, तो वो काम पास्ट में कुछ टाइम के लिए हुआ, ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद एक और भी काम शुरू हो गया, तो यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट फाइनली अराइव्ड, अब मैं 1 घंटे से बस का वेट कर रहा था, उसके बाद बिफोर इट व्हेन इट फाइनली अराइव्ड, तो 1 घंटे तक मैं करे जा रहा था
और तब बस अराइव हो गई, ठीक है। तो कंटिन्यूस एक्टिविटी भी है क्योंकि मैं वेट करे जा रहा हूँ, कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूस वेट कर रहा हूँ मैं, है ना। और उसके बाद बस आई। तो बट इसमें एक टाइम का क्लॉज भी आ गया, फॉर एन आवर, कितनी देर के लिए मैंने किया, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा इसमें, कि कंटिन्यूस एक्टिविटी भी थी और एक टाइम पीरियड भी इंक्लूडेड है, तो इस फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। ऐसी फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। तो फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, इनके दो एग्जांपल्स, फ्यूचर कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है, नॉर्मल फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके बारे में, कि इट विल रेन टुमारो, मतलब कल बारिश होगी, या फिर आई विल हेल्प यू विद दैट, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। या फिर सिंपल फ्यूचर में यूजिंग गोइंग टू, मतलब कोई प्लान करे जा रहा है किसी चीज़ का, आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली, मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं विजिट करूँगा, ठीक है, मतलब कुछ प्लान किया है मैंने, आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली, ठीक है। आई विल विजिट माई फैमिली नेक्स्ट वीक, इसका एक दूसरा फॉर्म बनता है। लेकिन जब प्लानिंग की बात होती है तो गोइंग टू का भी यूज़ आप देख सकते हैं कई बार। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, एक्शंस जो कि आगे फ्यूचर में होते रहने वाले हैं, कंटिन्यूसली चलने वाले हैं फैक्टर्स, एक्शंस। आई विल बी वर्किंग एट 9 AM टुमारो, मतलब मैं कल 9 बजे पे काम कर रहा हूँगा, कंटिन्यूसली कर रहा हूँगा, है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, एक्शन जो एक कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ही, लेकिन कोई एक्शन जो एक कंप्लीट होने का भी एक टाइमलाइन आ जाता है उसमें। आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, फ्यूचर की ही बात हो रही है, लेकिन उसमें एक डेडलाइन आ गई, उसमें एक एंड डेट आ गया, एंड टाइम आ गया कि मैं फ्राइडे तक ये काम ख़त्म कर दूंगा। तो आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ठीक है। एक हिंदी में ही जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा, इसका मतलब कोई एंड डेडलाइन नहीं है इसकी, बट हम एक हिंदी में दूसरे तरीके से बोलेंगे, मैं फ्राइडे तक ये काम ख़त्म कर दूंगा, मैं फ्राइडे तक। तो जो फ्राइडे तक वाला पार्ट है ना, कि एक टाइम लगा दिया उसमें हमने, वो इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कि उसमें कोई टाइम लाइन भी होगी बट कोई एक कंटिन्यूस एक्टिविटी भी होगी, कि बाय द टाइम आई रिटायर आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 40 ईयर्स। एक टाइम आ गया कि जब मैं रिटायर करूँगा, जनरली है ना एक टाइम होता है कि 60 ईयर्स पे इंसान रिटायरमेंट लेता है, तो जब मैं रिटायर करूँगा उसके पहले मैं 40 साल तक काम कर रहा हूँगा, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी भी हो गई कि मैं काम भी कर रहे जा रहा हूँ, लेकिन एक एंड टाइम भी आ गया फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अगर अभी आपको बहुत क्लियर नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गोल इस सेशन का यही है, इस सीरीज़ का यही है कि हम इतने सारे एग्जांपल्स करें कि आपको बहुत ईजिली आप समझने लग जाएंगे इन डिफरेंसेस को।